और अब बात करते हैं छात्रों की। जो आंकड़ा मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, 65 लाख छात्र फेल, एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है फेल हो जाने वाले छात्रों का। और ये गंभीर विषय है, इसलिए हम इस पर खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले साल देश भर में 65 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की परीक्षा में पास नहीं हो सके। और शिक्षा विभाग के मुताबिक 10वीं क्लास के करीब 33.5 लाख छात्र अगली क्लास में नहीं पहुंच पाए, जिसमें कि करीब करीब 5.5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, जबकि 28 लाख फेल हो गए। 10वीं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा असफल छात्र मध्य प्रदेश से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 12वीं का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां 32.4 लाख छात्र पास नहीं हुए, जिसमें कि 5.2 लाख छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, जबकि 27.2 लाख छात्र फेल हो गए। और 12वीं सबसे खराब रिजल्ट उत्तर प्रदेश का रहा, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। तो ये एक देश का भविष्य, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। अगर ये आंकड़े सामने आते हैं कि पिछले साल देश भर में 10वीं और 12वीं के 65 लाख छात्र फेल हो गए, तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर एनसीईआरटी के जेएस राजपूत जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सेंट्रल बोर्ड की तुलना में हम देख रहे हैं, जो आंकड़े आए हैं, कि स्टेट बोर्ड में छात्र ज़्यादा फेल हुए हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे लिए इसमें कोई आश्चर्यजनक कोई भी फाइंडिंग नहीं है। ये एक्सपेक्टेड है और जैसा अपेक्षित है वैसा ही हो रहा है। बोर्ड्स पे जो स्थितियां हैं उसके आधार पर ऐसा ही होगा। जब तक स्कूलों की स्थिति नहीं समझेगी, अध्यापकों की नहीं समझेगी, अध्यापकों का प्रशिक्षण नहीं होगा, स्कूल में उनकी उपस्थिति नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, तब तक ये स्थिति होती रहेगी। जी। तो आप कह रहे हैं स्कूलों का स्तर, वहाँ पर शिक्षा के स्तर में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, उसमें हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, 10वीं में जो फेल हुए हैं छात्र, उसमें मध्य प्रदेश बोर्ड नंबर 1 पर है, बिहार दूसरे पर है, उत्तर प्रदेश जो है तीसरे पर है। 12वीं की अगर बात कर ले तो वहाँ जो फेल के मामले हैं उसमें यूपी पहले नंबर पर आ जाता है, मध्य प्रदेश बाद में आता है। तो हिंदी पट्टी के राज्यों में शिक्षा का स्तर जो है हम देख रहे हैं काफ़ी खराब है। तो स्कूलों की स्थिति के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है कि इसमें सुधार हो? और बहुत कुछ किया जा सकता है। अध्यापकों का प्रशिक्षण ठीक किया जा सकता है। अगर आपके पास समय है तो मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल। इस समस्या को ढूंढने के लिए 2012 में जस्टिस जेएस वर्मा की एक रिपोर्ट बनी थी, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। जी। और उन्होंने जो कहा है वो हमेशा हर आदमी के लिए आंख खोलने वाला है, आज भी है। हम्म। उन्होंने कहा कि इस देश में 10,000 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जहां लोग बीएड वगैरह करते हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो गुणवत्ता में कतई रुचि नहीं लेते। वे दे आर सेलिंग डिग्रीज, ये शब्द लिखा है, दे आर सेलिंग डिग्रीज। हम्म। आप सोचिए 10,000 टीचर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिग्री बेच रहे हैं, हम्म। तो स्थिति क्या होगी। हम्म। और उसके बाद अनुशासन नहीं होगा। और ये चीज जो है 2020 की शिक्षा नीति में ये पैराग्राफ रिपीट किया गया है। इसका मतलब कि स्थिति नहीं सुधरी। तो हमारे यहाँ जो स्थिति है उसमें बहुत से परिणाम है। पहला है, देश इस बात को स्वीकार करे कि देश का भविष्य कहाँ निर्मित होता है। वहां निर्मित होता है जहां पर शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, वहां की कार्य संस्कृति सही हो, वहां समय का पालन होता हो, वहां अनुशासन हो। तो अध्यापकों पर जो वहां सीख रहे हैं उन पर असर पड़ेगा, फिर वो स्कूलों में पड़ेगा। ये कैसी अजीब सी स्थिति है कि हम हर बार अध्यापकों को या बच्चों को अध्यापकों को ब्लेम करते हैं, बच्चों को फेल घोषित कर देते हैं, जबकि कारण बच्चे नहीं होते। फेलियर का कारण कुछ और है। कारण यह है कि सरकार की सरकारी स्कूलों में कोई रुचि नहीं है। जो भी व्यक्ति है, प्रारंभिक सरकारी नौकर से लेकर के उच्चतम स्तर का व्यक्ति भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। हम्म। अगर वो तहसीलदार का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़े सरकारी, तो वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, रिजल्ट ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम्म। सभी के पास प्राइवेट स्कूल उपलब्ध है, वहां पर चीजें अनुशासन होता है, अध्यापकों को समय से आना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, जो सरकारी स्कूलों में हम नहीं कर पाए। और हमारे प्रयास भी ढीले हो गए, हमने मान लिया कि ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। हम्म। वो सारी समस्याएं हैं जिसके कारण
हम बच्चों को अंततः, आज तक कोई शिक्षा मंत्री फेल हुआ है? हम्म। आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने इस पर त्याग पत्र दिया है कि हम्म। उनके यहाँ 4 में से केवल 2 अध्यापक आते हैं औसतन, तो 50% एब्सेंट रहते हैं? तो सर तो आपका ये बताओ। कहना है सीधे तौर पर कि कायदे कानून बहुत बने हुए हैं, शिक्षकों का जब चुनाव किया जाए तो वो किस तरह से शिक्षकों को, जिन शिक्षकों को चुन रहे हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई पहले उनको देख लिया जाए, क्योंकि बच्चों की सबसे पहले उसको बिल्कुल देखना उनकी है ट्रेनिंग उनके। कैसी है शिक्षकों की। और यहाँ पर सवाल जो है शिक्षकों की भर्ती पर कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं उठ रहे नहीं हैं नहीं, मैं जिस। इसमें दूसरी बात कहता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, जी। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हम लोगों ने एक नई व्यवस्था की। हाँ। छोटे से मानदेय पर अध्यापक नियुक्त करिए। देश में बेकारी है, बेरोजगारी है, पढ़े हम्म। लिखे लड़के जो है उसकी प्रतीक्षा में है, लड़के लड़कियां। हम्म। तो वो बेचारे, आप 500 रुपये पे कहेंगे तो भी काम करेंगे, आप 2000 पे कहेंगे तो भी करेंगे। हम्म। अब वो जो 23-24 साल का व्यक्ति हम्म। जो सेटल होना चाहता है हमारी परिस्थितियों में, जो चाहे उसके परिवार वाले कहते हैं कि कुछ कमाएगा, वो बेचारा जानता ही नहीं कि अगले साल उसे रखा जाएगा या नहीं। हम्म। अगले साल रखे जाने के पहले उसे किस किस को मानदेय देना पड़ेगा। हम्म। तो ये जो स्थिति हुई, गुरु जी, शिक्षा कर्मी या संविदा अध्यापक, ये जो स्थिति हुई, इसको सारे देश ने देखा, मगर किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और नई शिक्षा नीति में कहा कि अब केवल रेगुलर टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा। इसी से स्थिति बदल जाएगी। अगर ऐसा हो, सिलेक्शन के बाद अध्यापकों की नियुक्ति हो, अच्छे से परीक्षा ली जाए उनकी, जो टीचर एजुकेशन टेस्ट वगैरह होता है, तो हमें सारी स्थिति हमारी सुधरना शुरू हो जाएगी। तो आपको सेंट्रल याद बोर्ड होगा कि सेंट्रल बोर्ड की स्थिति कंपैरिजन में अगर देखा जाए स्टेट बोर्ड के बेहतर स्थिति उसकी, आपको क्या लगता है उसका रीजन? सेंट्रल बोर्ड में कोई इस तरह की नियुक्तियां नहीं होती कि आपने 1000-1200 रुपए पे किसी को नियुक्त कर दिया। हम्म। वहां पर जो भी अध्यापकों के सिलेक्शन होता है वो हम्म। बड़े कायदे से होता है। उससे हम्म। मैं जुड़ा रहा हूँ, मैं हर जगह जुड़ा रहा हूँ, और हम्म। मैं जानता हूँ कि अंदर क्या है। फिर समय समय पर उनका प्रशिक्षण होता रहता है, निरीक्षण होता रहता है, उन्हें गाइडेंस काउंसलिंग मिलती रहती है, उनके बच्चों के पास पुस्तकें समय से उपलब्ध होती हैं। हम्म। इस तरह के बहुत से अंतर हैं जो देखे जा सकते हैं। हम्म। और ये सर्वे में मैं नहीं जानता कि इस चीज की इसमें देखा गया है या नहीं, लेकिन स्थिति तो ऐसी कुछ भी नहीं है जो हम लोग जानते नहीं, हम्म। जो शिक्षा विभाग नहीं जानता है। हम्म। लेकिन हम अन्य मनस्क हो गए हैं, हम इनडिफरेंट हो गए हैं। हमने मान लिया मेरे बच्चे के लिए स्कूल उपलब्ध है, अतः मैं शिक्षा विभाग में हूँ, फिर भी मेरी रुचि उसमें नहीं है। और किन चीजों में है ये सभी लोग जानते हैं। तो सर यानी कि हम तमाम मुद्दों पर गौर करते हैं, लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि देश का भविष्य ये बच्चे हैं, इनके पढ़ लिख कर ही वो आगे जाके देश का ही भविष्य बनाएंगे, अगर उस तरफ ही हमारी गंभीरता नहीं है, आप कह रहे हैं, तो लाजमी है इसी तरह का रिजल्ट आएगा। मैं एक बात और कह दूं, अगर आप सबके पास समय हो। हाँ। मेरे पास उदाहरण है जो जी। बहुत मुझे प्रभावित करता है, और मैं समझता हूँ वही एक उदाहरण है जो हमारे देश में हमें अनुसरण करना चाहिए अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार। हम्म। जापान दुनिया में सबसे अधिक अपमानित देश था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सब जी। कुछ ध्वस्त हो गया था। हम्म। बिल्कुल। उन्होंने जब अपना रिकॉन्स्ट्रक्शन शुरू किया तो उन्होंने नीतियां बनानी शुरू की, और उस नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर देश को दोबारा बनाना है तो वी विल हैव टू ट्रस्ट आवर टीचर्स। सबसे पहले प्राइमरी टीचर के पास जाओ, उनके साथ कहो कि आप देश के निर्माता हैं, अगर हम्म। आप सही होंगे तो सब ठीक। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर टीचर। और उन्होंने कहा समय का महत्व है, वर्क कल्चर का महत्व, दो चीजें सिखाई, और ये बार बार कहा कि आप वीआईपी हैं, देश आपके सामने नतमस्तक है, आप ही बना सकते हैं। आपने नतीजा क्या है? जापान का यहाँ पर जिक्र किया, अगर हम जी। कंपेयर करें इंडिया के मुकाबले पढ़ाई के जिक्र आपने यहाँ पर किया, वर्क कल्चर की आपने बात की, तो स्कूलों में वर्क कल्चर एनवायरनमेंट को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, हमारा वर्क कल्चर स्कूलों में ही नहीं, हर जगह पर कमजोर है। जहां भी आप जाइए, ऐसा कौन सा नागरिक है जो किसी दफ्तर में गया हो, किसी हॉस्पिटल में गया हो, और उसे समय से डॉक्टर मिल गया हो? कोई भी व्यक्ति समय से जाता है। समय का महत्व हमारे देश में सबसे कम है। दूसरा, ये एक भावना आनी चाहिए कि मैं अगर अध्यापक हूं तो मैं किसी का जीवन बना रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि मेरी माँ ने लिखा कहा था, मुझे समझाया था
कि अगर तुम एक व्यक्ति का जीवन बना सकते हो या संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। इसीलिए माँ को इतना ऊंचा स्थान मिलता है। फिर उनकी माँ ने कहा कि अब अध्यापक तो एक का नहीं, सैकड़ों का नहीं, हजारों का जीवन संवारता है। और वो भावना अगर उसके अंदर हम पैदा कर दें अपने प्रशिक्षण में, तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन होगा उसका प्रभाव मेडिकल कॉलेज में ही पड़ेगा, जी। अस्पताल में पड़ेगा, पटवारी पर भी पड़ेगा। जो सीखे, जहां आप सीखते हैं, जहां आपका व्यक्तित्व निर्माण होता है, वह स्कूल होता है। और बिल्कुल। उस स्कूल को हमारी व्यवस्था अगर महत्व नहीं देगी, हम्म। और सबसे बड़ी बात जो देश को माननी चाहिए, हर व्यक्ति को माननी चाहिए, जी। ट्रस्ट योर टीचर्स। अच्छे बुरे जैसे हैं, हम्म। जैसे हम माता पिता को स्वीकार करते हैं, हम्म। वैसे ही अध्यापक को स्वीकार करिए। और आप देखिए, ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट। वो आप जब उस पर सम्मान देंगे, आदर कर देंगे, हम्म। तो वो निश्चित रूप से आपके लिए और आपके देश के लिए करेगा हम्म। जो आपकी अपेक्षा है। बिल्कुल, तो अध्यापकों पर भरोसा बनाए रखें, उन पर एक उनको इस तरीके की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आप उनके जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो माता-पिता भी ज़ाहिर सी बात है तब निश्चिंत रहेंगे। उनकी भर्ती की प्रक्रिया, वहाँ वर्क मेरा एक एनवायरनमेंट की आपने सुझाव बात है की। जिसमें कोई पैसा नहीं देना पड़े। एक लाइन का दो सुझाव जी, है। जी, जी, जल्दी, थोड़ा जल्दी, मैं हाँ। ये सुझाव दे चुका हूँ। एक मुख्यमंत्री जी के साथ मैं बैठा हुआ था प्लेन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय बताइए कि बिना पैसे के कुछ सुधार हो जाए। तो मैंने कहा है, मुझे आता है, मैं बताता हूँ। ये 20-25 साल पहले की बात। जी, जी, जी। तो मैंने कहा आप एक आदेश दीजिए कि जब भी किसी सरकारी दफ्तर में, जिला शिक्षा अधिकारी के, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में कोई अध्यापक जाएगा, तो अधिकारी खड़ा होकर उसका स्वागत करेगा, पहले उसे कुर्सी पर बैठा लेगा, फिर उसकी समस्या का समाधान करेगा। काफी समझदार। मैंने कहा इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, सिर्फ सर्कुलर इशू करिए, देखिए क्या होता है। उन्होंने हुँ, कहा बहुत कठिन है, ऐसा सर्कुलर कभी इशू नहीं हुआ। हुँ, आज भी मेरे मन में है कि इशू हो सकता है। हुँ। अगर कोई करना चाहे, उसके बाद अगले वर्ष वो दोबारा सर्वेक्षण करे। जी, मैं कहता हूँ 10% अगर वृद्धि न हो, हुँ, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मैं गलत हूँ। जी। मैं गलत नहीं हूँ, और मैंने 50 साल बिल्कुल। काम किया। मैं आप चाहता हूँ आपने कि अपने ऐसा कोई अनुभव करे। साझा किए और बेहद अहम आपने सलाह मशवरा भी यहाँ पर दे दिया। और क्योंकि देश का भविष्य है बच्चे, तो जाहिर सी बात है जो भी संबंधित अधिकारी, प्रशासन ये इस आपकी बातचीत को सुन रहा होगा, उसको शब्दशः पालन अगर करते हैं तो बहुत से सुधार होने की गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व डायरेक्टर एनसीईआरटी के JS राजपूत जी ये तमाम जानकारी हमको दे रहे थे।